तो बायोमोलिकुल्स का पहले बायोमोलिकुल्स भेजना है। हाँ पहले भेजे हैं। भेज तो दिए थे बायोमोलिकुल्स। बायोमोलिकुल्स बोला हुआ है। बायोमोलिकुल्स बोला हुआ है, पहले बायोमोलिकुल्स ले लेते तब प्लांट फिजियोलॉजी ले लेते। आपको पता ही नहीं चलेगा। चलिए इधर थोड़ा सा बात करते हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे तो ब्लड के बारे में बात किया गया था। तो ब्लड में बताया था कि ये क्या है, स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। दूसरा बताया था ये किसका बना है, तो मैट्रिक्स में जैसे प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट मेनली जो होता है प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट का बना होता है। प्लाज्मा बोले तो लिक्विड पार्ट और फॉर्म एलिमेंट बोले तो सॉलिड पार्ट। स्टडी ऑफ ब्लड हेमेटोलॉजी कहलाता है। नहीं, फिर बताया गया था कि प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन जो होता है हीमोपोएसिस कहलाता है। हीमोपोएसिस कहाँ होगा, तो मेनली बोन मेरो में। जो अभी के टाइम में हम लोग बात करें एडल्ट कंडीशन में हीमोपोएसिस कहाँ हो रहा है ब्लड फॉर्मेशन, तो आंसर क्या जाएगा, बोन मैरो। लेकिन हीमोपोएटिक ऑर्गन और भी है, स्प्लीन, लीवर, किडनी, बोन मैरो, ये सब क्या है हमारा हीमोपोएटिक ऑर्गन कहलाता है। मतलब इसमें भी ब्लड बनता था। जैसे बोन मैरो में तो अभी भी बन रहा है, लेकिन हमारा स्प्लीन, लीवर और किडनी जब हम लोग एम्ब्रायनिक कंडीशन में थे तो शुरू में ब्लड फॉर्मेशन किया था। ह्यूमन बॉडी में बताया था कि इसमें दो तरह का वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक ब्लड वाला और दूसरा लिम्फ वाला। तो ब्लड का ही लिक्विड पार्ट जिसको ब्लड प्लाज्मा के नाम से हम लोग जानते हैं, और जो सॉलिड पार्ट है जिसके अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यही तीन बात हम लोग को करना है। नहीं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। फिर बताया गया था ब्लड, हम लोग आ गया था ब्लड में। तो ब्लड का बताया गया था कि कलर कैसा है, तो रेड कलर का होता है। पीएच स्लाइटली अल्कलाइन होता है, बोले तो 7.4। ब्लड का जो पीएच है स्लाइटली अल्कलाइन है तो 7.4 है। वॉल्यूम ब्लड का कितना होता है, तो मेल में बताया गया था 5 से 6 लीटर, और फीमेल में बताया गया था 4 to 5 लीटर। 1 लीटर कह सकते हैं कम होता है फीमेल में। ब्लड के बारे में बताया गया था कि फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। तो आखिर फॉल्स है तो क्यों है, तो उसके पीछे का रीजन बताया गया था कि आरबीसी के पास क्या नहीं है, पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। मतलब ये डिवाइड नहीं करता है, एक बार जितना बन गया बन गया। आरबीसी अगर सिंगल सेल है तो उसमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। फाइबर्स इसमें जो बात करें तो कम्प्लीटली अब्सेंट होता है, फाइबर नहीं होगा। मैट्रिक्स जो ब्लड का है, ये जो प्रोड्यूस करता है सिंथेसाइज होता है कहाँ पे, तो मेनली लीवर और लिम्फाइड ऑर्गन में। हमारा जो लीवर और लिम्फाइड ऑर्गन है ये दोनों मिलके आप कह सकते हैं ब्लड में जितने भी तरह का प्रोटीन है सब बनाने का काम यही दोनों मिलके करता है। फिर बताया गया था इसमें, बार बार हम पेज बढ़ा दे रहे हैं। फिर बताया गया था कि ब्लड में दो पार्ट है, लिक्विड प्लाज्मा जो कि 55% होता है, और फॉर्म एलिमेंट जिसको बोल रहे थे 45% होता है, सॉलिड पार्ट। यही सॉलिड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। डब्ल्यूबीसी का दो पार्ट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट्स कहलाता है जिसके अंतर्गत एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, तीन आएगा इसमें। और उधर एक ग्रेनुलोसाइट्स में आएगा लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो डिटेल में ये सब हम लोग फिर देखेंगे। लिम्फोसाइट्स को बोले थे कि हम लोग चाहे तो बांट सकते हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स, दूसरा बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स में टी हेल्पर सेल होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है, सप्रेसर टी सेल होता है और मेमोरी टी सेल होता है। और बी लिम्फोसाइट्स में एक बी सेल का मेमोरी बनाता है और दूसरा प्लाज्मा सेल बी लिम्फोसाइट से ही बनता है। यही प्लाज्मा सेल हमारे बॉडी में क्या करेगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक बता दिया था, जनरल बात कर लिए थे। अब उसमें जो दो पार्ट है, एक प्लाज्मा है और दूसरा सॉलिड पार्ट, एक लिक्विड पार्ट। प्लाज्मा बोले तो लिक्विड पार्ट, तो उसी रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं ब्लड प्लाज्मा, जो ब्लड में क्या है, लिक्विड पार्ट। तो प्लाज्मा के बारे में बोला जाता है ये कैसा कलर है, तो पेल येलो कलर का होता है या स्ट्रो कलर। एनसीईआरटी जो आपका लिखा है, प्लाज्मा का अगर कलर पूछा जाए, प्लाज्मा को निकालोगे
स्टोर करोगे और देखोगे तो कैसा दिखेगा, प्लाज्मा जो होता है कैसा, स्ट्रॉ कलर नहीं, स्ट्रॉ कलर करने का मतलब है पेल येलो कलर का। दूसरा क्या होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कोसिटी इसमें रहेगा। तो ये क्या होगा, विस्कस फ्लूइड भी होगा, ब्लड प्लाज्मा विस्कस फ्लूइड होगा। कितना बनेगा तो मैंने पहले ही बता दिया हूँ। प्लाज्मा की बात करें तो 55% जो होता है ये क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है। ब्लड का टोटल 55% ब्लड प्लाज्मा है। ये जो ब्लड प्लाज्मा है, जो ब्लड का 55% है, लेकिन प्लाज्मा की जो बात करें, जो मेनली बना होता है प्लाज्मा, उसमें वाटर ज़्यादा होता है। 92% तक इसमें क्या होगा, वाटर ही मौजूद होगा। तो 90 to 92% वाटर इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। क्या लिखेंगे, 90 से लेके 92% वाटर इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में रहेगा। तो या यूँ भी कह सकते हैं कि मेन कंस्टिट्यूएंट जो है ब्लड प्लाज्मा का वो क्या है, वाटर है। वाटर के अलावा ब्लड प्लाज्मा में और भी चीज़ मौजूद होगा। ये तो 92% तक ही, लगभग 6 to 8% इसमें क्या होता है, प्रोटीन। लगभग अगर बात किया जाए 6 to 8% की बात करें तो ये क्या हो जाता है, इसमें प्रोटीन मौजूद होगा। नहीं, तो ये दो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। अब जो प्रोटीन है इसमें, तो किस टाइप का प्रोटीन, तो इसमें मेनली जो प्रोटीन होता है 3 तरह का होता, तो ढेर सारा प्रोटीन है, लेकिन मेनली अगर बात किया जाए तो मेनली 3 तरह का प्रोटीन होता है। कौन कौन सा प्रोटीन है, तो ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, ये 3 मेन प्रोटीन होता है। एक है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन फाइब्रिनोजेन होगा आपका। दूसरा प्रोटीन जो है ग्लोब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन। और तीसरा जो होता है एल्ब्यूमिन। तो 3 तरह का इसमें प्रोटीन मिलेगा। कौन कौन सा, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन मेनली। तो मेनली यही 3 मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि फाइब्रिनोजेन करता क्या है, तो फाइब्रिनोजेन क्लॉट करवाने में हेल्प करता है। जो ब्लड हम लोग का क्लॉट करेगा तो उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो फाइब्रिनोजेन्स आर नीड फॉर क्लॉटिंग, फाइब्रिनोजेन आर नीड्स फॉर क्लॉटिंग। किसका क्लॉटिंग करवाएगा, तो ब्लड क्लॉटिंग करवाने में फाइब्रिनोजेन का है मतलब रोल है। या कोगुलेशन भी बोलते हैं, क्लॉटिंग बोलिए या ब्लड कोगुलेशन। ग्लोबुलिन भी कुछ करेगा और एल्ब्यूमिन भी कुछ करेगा। ग्लोबुलिन प्राइमरीली इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन, किसमें हेल्प करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म में। प्राइमरीली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। क्या मतलब इसका, डिफेंस मैकेनिज्म कैसे डिफेंस करेगा ये, तो ग्लोबुलिन में एक ग्लोबुलिन होता है जिसका नाम है गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोबुलिन क्या क्या काम करेगा, फॉर्म करेगा एंटीबॉडी। गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाएगा। जितने भी तरह का एंटीबॉडी है हमारे बॉडी में, सब का सब किसका बना हुआ है, गामा ग्लोबुलिन का ही बना हुआ है। चाहे एंटीबॉडी ए हो या जी हो, डी हो, ई हो या एम हो, नहीं, तो सारा एंटीबॉडी किससे बनेगा, गामा ग्लोबुलिन से। तो एंटीबॉडी में अगर याद रखना है तो गम दे याद रखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जी ए एम डी ई,
गमदे। गमदे से याद रह जाएगा कि एंटीबॉडी है, ये जितना भी तरह का एंटीबॉडी है कौन बनाएगा, गामा ग्लोबुलिन। एंटीबॉडी कौन बना रहा है, गामा ग्लोबुलिन बनाने का काम करता है। एल्ब्यूमिन ये भी कुछ करेगा। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ब्लड में ऑस्मोटिक बैलेंस करने का काम करता है। नहीं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। ये क्या करेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस करने का काम करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने का काम करेगा। ब्लड प्लाज्मा जो है ये प्रोटीन के अलावा, वाटर के अलावा इसमें और भी ढेर सारा चीज मौजूद होता है। ब्लड प्लाज्मा में ढेर सारा आपको आयन देखने को मिल जाएगा, मिनरल्स देखने को मिल जाएगा। तो इसमें जो है आप लिख सकते हो ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन, यही लिख देता हूँ, ब्लड प्लाज्मा also contain some ions। नहीं, इसमें क्या मिलेगा, आयंस, और या नहीं तो आप मिनरल्स भी लिख सकते हैं। तो कौन सा आयन, सम आयन जैसे लिखे तो कुछ का नाम, एग्जाम्पल अगर देखा जाए कौन कौन सा आयन ब्लड प्लाज्मा में आपको मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन। तो सोडियम आयन आपको मिल जाएगा, मैग्नीशियम आयन मिल जाएगा, बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, नहीं और भी ढेर सारा है, क्लोराइड आयन आपको मिल जाएगा, ETC, नहीं ढेर सारा, हाँ कैल्शियम भी है, वो भी लिख ही देता हूँ, छूटना नहीं चाहिए, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम आयन, ठीक है ये सब। इसके अलावा क्या होगा, ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड होगा, लिपिड होगा। जो भी हम लोग खाना खाएंगे तो खाना जो खाते हैं तो वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके कहाँ डाल देगा, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो ब्लड में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा जो मिलेगा ब्लड के अंदर ही क्या मिल जाएगा आपको, ग्लूकोज मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, प्रोटीन की जगह ज़्यादा अच्छा है एमिनो एसिड लिखूँ मैं, एमिनो एसिड मिल जाएगा, लिपिड्स मिल जाएगा, ETC कर दीजिए, ढेर सारा चीज़ ब्लड में आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लड में क्या है कि जब ब्लड प्लाज्मा की जो हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं तो ब्लड जब कोगुलेट कर जाए, जब ब्लड कोगुलेट करे, जैसे ये मान लीजिए ब्लड है, जब ब्लड को बाहर निकाल के देखोगे, बाहर निकाल के, तो इसमें क्या होगा, ब्लड को जैसे बाहर निकालिएगा तो इसमें आपको पहले दो चीज दिखेगा, एक आरबीसी, इसमें आरबीसी सब आपको दिखेगा, WBC भी रहेगा और प्लेटलेट्स भी रहेगा, WBC और प्लेटलेट्स। इसके अलावा लिक्विड पार्ट, ऊपर में क्या होगा इसका, लिक्विड पार्ट, इसमें लिक्विड पार्ट होगा शुरू में। अगर इसमें कुछ ना डाला जाए, कुछ ना डाला जाए, सिर्फ ब्लड है, सिर्फ ब्लड की बात कर, और इसको डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, जैसे इसको थोड़ी देर छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड कोगुलेट करेगा, इसमें जो फाइब्रिनोजेन सब था वो सब क्या करेगा, इसको कोगुलेट करवा देगा, ये सब ब्लड कोगुलेट कर गया। और जैसे ब्लड कोगुलेट करेगा तो ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सीरम। कुछ ना डालें तो क्या कहलाया, सीरम। नहीं, लेकिन अगर यही ब्लड है, फिर 2 ml ब्लड आप मान लीजिए निकालिए, इसमें ब्लड डाल दो, और ब्लड के अलावा इसमें डाल दीजिए आप EDTA या
हेपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। अब नेचुरल एंटीकोगुलेंट जब डालोगे तो क्या होगा, इसमें आरबीसी सब धीरे 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 सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, आरबीसी रहेगा। आरबीसी के जस्ट ऊपर आपको डब्ल्यूबीसी सब कुछ दिख जाएगा, इसी के ऊपर आपको प्लेटलेट्स दिख जाएगा। और अब जो लिक्विड पार्ट यहाँ दिखेगा, अब जो ये लिक्विड है, अब इस लिक्विड का नाम पड़ेगा प्लाज्मा। तो फिर प्लाज्मा किसको बोल रहे हैं और सीरम किसको बोलेंगे, दोनों में अंतर क्या है? तो ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा इज इक्वल टू सीरम तो होगा ही, प्लस क्लॉटिंग प्रोटीन या कोगुलेटिंग प्रोटीन। तो प्लाज्मा, सीरम प्लस कोगुलेटिंग प्रोटीन, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, सीरम प्लस कोगुलेटिंग प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा। तो सीरम में क्या एब्सेंट हो गया, अगर सीरम लिखना होगा तो प्लाज्मा माइनस कोगुलेटिंग प्रोटीन, जो फाइब्रिनोजेन सब का नाम बताया उसको आप हटा दीजिए तो क्या बचेगा, सीरम। मतलब ब्लड अगर कोगुलेट हो गया, क्लॉट हो गया, तो क्लॉट होने के बाद जो रेस्ट लिक्विड पार्ट बचेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तब उसको हम लोग लिक्विड पार्ट जो बचेगा तो उसको बोलेंगे सीरम, है ना। और ऐसे नॉर्मल केस में हम लोग क्या बोल देंगे इसको, प्लाज्मा। जैसे मैं एक फोटो आपको दिखाता हूँ, जो मैं पहले भी दिखा रखा हूँ आपको। तो ये फोटो देखिए, कि हमारा जो ब्लड निकाला जाएगा, ब्लड निकालने के बाद जो इसको स्टोर करेंगे, नहीं तो ये वेसल्स है, हमारा ब्लड वेसल्स को इससे निकाला तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये सब क्या दिख रहा है, प्लेटलेट्स। इसी को क्या किया, निकाल दिया गया। जैसे निकाल के रखा गया तो जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, नहीं तो सेटल डाउन अगर हुआ है, सेटल डाउन के कारण बना है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सेटल डाउन हो गया। ऊपर में जो दिख रहा है यही स्ट्रोक कलर, यही है, यही कलर का आपको दिखेगा, इसी कलर का, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्ट्रोक कलर का जो दिख रहा है, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या मौजूद होगा, इसमें प्लाज्मा में क्या मौजूद होगा, तो प्लाज्मा में आपको मौजूद होगा क्या, ब्लड प्लाज्मा में जो हम लोग बात करेंगे तो प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, कोगुलेटिंग प्रोटीन सब यहाँ पे क्या होगा, मौजूद होगा। क्लियर है, कोगुलेटिंग प्रोटीन सब यहाँ पे मौजूद होगा, तो यही ब्लड प्लाज्मा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका ब्लड का लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में आए तो यही चीज जो दिख रहा है, तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, सॉलिड पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉर्म एलिमेंट। तो सॉलिड पार्ट में अगर हम लोग आएंगे यहाँ, तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं सॉलिड पार्ट, ब्लड का क्या, सॉलिड पार्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सॉलिड पार्ट क्या है, तो नीचे वाला फॉर्म एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 45% जो होता है तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉर्म एलिमेंट। तो फॉर्म एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, और उस फॉर्म एलिमेंट में जो बात करेंगे, सबसे पहले क्या बात करेंगे हम लोग, ओहो शेयर डाल दी गलती से। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के रिगार्डिंग मेनली बात होगी। नहीं कटेगा, बस हो गया, आने दीजिए, शेयर हो गया गलती से, क्यूआर कोड आ जाएगा। जल्दी आ जाओ भाई, सो गया, ठंडा लग गया इसको भी। हम्म
क्लियर है प्लाज्मा तक? कट करने पे नहीं जाएगा और डिले हो जाएगा। पैनल थोड़ा स्लो हो गया है। कुछ लेगा ही नहीं। चलिए, तो इसी के रिगार्डिंग जो बात कर रहे थे, तो हम लोग अब किसकी बात करेंगे? सॉलिड पार्ट। हाँ, तो इसका सॉलिड पार्ट के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो सॉलिड पार्ट किसको बोल रहे हैं? ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है इसी का क्या है? सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट, ये सॉलिड पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट। और यही फॉर्म एलिमेंट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या बात करेंगे? इसमें तीन बात मेनली होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। इसमें तीन बात करेंगे, एरिथ्रोसाइट्स, जिसके अंतर्गत आप बोल सकते हो आर बी सी आएगा। दूसरा जो है जिसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स की जो बात करेंगे तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या बात करेंगे? डब्ल्यू बी सी। और तीसरा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के अलावा थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स में जो हम लोग बात करेंगे, तो थ्रोम्बोसाइट्स के अंतर्गत क्या आएगा? प्लेटलेट्स। यही तीन बात होता है इसमें, फॉर्म एलिमेंट में यही तीन बात, यही तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म एलिमेंट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों कहाँ मौजूद होगा? तो तीनों ब्लड में मौजूद होगा। ब्लड का कौन सा पार्ट? सॉलिड पार्ट। और सॉलिड पार्ट या फॉर्म एलिमेंट कितना है? तो 45% के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे इसका, नहीं 45%। अब एक एक करके हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? आर बी सी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। आरबीसी जो दिख रहा है, अगर यहाँ पे देखो तो इसमें ये सब जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको? ये आरबीसी। ये क्या दिख रहा है आपको? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसी। ये भी आरबीसी आपको दिख रहा है, ये भी आरबीसी दिख रहा है। ये सब जितना भी दिख रहा है, ये सब आरबीसी ही तो दिख रहा है, नहीं तो ये सब क्या है? आरबीसी। आरबीसी दिख रहा है हम लोग को। तो आरबीसी पूरा नाम क्या होगा? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। पूरा नाम अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? रेड, आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लड, सी फॉर कॉर्पसेल्स बोला जाएगा। कॉर्पसेल्स, आरबीसी। तो शॉर्ट में आरबीसी बोल देते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी। मोस्ट एबंडेंट है ब्लड में। सेल की अगर बात करें, ये तीनों सेल में सबसे ज्यादा क्या आएगा? आरबीसी। नहीं तो सबसे पहला बात तो लिखना होगा क्या? कि मोस्ट एबंडेंट इन फॉर्म एलिमेंट। वैसे भी देखने से भी लग रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? आरबीसी तो दिख रहा है आपको। तो मोस्ट एबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा ब्लड में मिलेगा। अब आरबीसी में कुछ स्पेशल बात है। मेमेलियन आरबीसी की बात करें, मैमल्स का, तो या तो बाइकनकेव हो सकता है, सर्कुलर शेप का हो सकता है, लेकिन खास बात यह है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर मेमेलियन आरबीसी की अगर बात करें, तो आरबीसी में जो हम लोग बात करेंगे,
आरबीसी, किसका आरबीसी की बात कर रहे हैं? तो मैमल्स का। तो आरबीसी आर बाय कॉनकेव शेप, बाय कॉनकेव हो सकता है या ओवल भी हो सकता है। बाय कॉनकेव शेप मिलेगा, यानी तो क्या मिलेगा, ओवल शेप का मिल जाएगा, सर्कुलर भी बोलते हैं हम लोग, सर्कुलर शेप का मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर मेच्योर मेमेलियन आरबीसी की बात करें, इन मेच्योर मेमेलियन आरबीसी, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट। मेच्योर मेमेलियन आरबीसी में क्या एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट है। लेकिन क्या है कि मैंने क्या बोला, मेच्योर मेमेलियन आरबीसी। अगर मैं बात करूं शुरू वाला आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी, तो शुरू में जब आरबीसी बनता है तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, इवन और भी ढेर सारा ऑर्गेनेली सब, या छोड़िए माइटोकॉन्ड्रिया, सीधा लिखे न्यूक्लियस। ये इमेच्योर आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी में क्या हो जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेकिन यही आरबीसी जब मेच्योर होगा तो न्यूक्लियस निकल लेता है, यहाँ से न्यूक्लियस निकल जाता है, डीन्यूक्लिएटेड हो जाएगा। और जैसे डीन्यूक्लिएटेड होगा आरबीसी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मेच्योर मेमेलियन आरबीसी की बात कर रहे हैं। तो मेच्योर मेमेलियन आरबीसी में मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस एब्सेंट। क्वेश्चन ये उठ के आ जाता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट क्यों हुआ, डीन्यूक्लिएटेड क्यों हुआ? नहीं, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो रीजन तो मैं बताता हूँ, लेकिन आपको बता दूं, जैसे न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, कोई गोल स्ट्रक्चर है और बीच से अगर कोई चीज निकालोगे तो क्या होगा, ऊपर से दब जाएगा, नीचे से दब जाएगा, और वही ऊपर नीचे से जो दबेगा तो कैसा हो जाएगा, ऊपर नीचे से दबने के कारण उसका जो है, ऊपर नीचे से दबने के कारण बाय कॉनकेव शेप का हो जाएगा। कैसा शेप होगा, तो एक्चुअली न्यूक्लियस जैसे निकलेगा तो ये आरबीसी जो दिखेगा तो थोड़ा सा बाय कॉनकेव शेप लिया हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे यही बना देता हूँ, इस तरह से ये जो दिखेगा इस तरीके से दिखेगा, और यही जो शेप है, इस शेप को हम लोग क्या बोल देते हैं, बाय कॉनकेव शेप। ये अंदर धस गया तो कॉनकेव, और दोनों साइड धसा है, इधर से भी क्या है, कॉनकेव, तो दोनों साइड से धसा है, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, बाय कॉनकेव शेप का होगा। आरबीसी कैसा शेप का दिखेगा, तो बाय कॉनकेव शेप का दिखता है। अब आरबीसी जो बाय कॉनकेव शेप का है तो इसका कुछ साइज वाइज भी होगा। अगर इसका साइज की बात करें, जो लेंथ की बात करें अगर टोटल, तो 7.5 माइक्रोन का, 7.5 माइक्रोमीटर का होगा। और थिकनेस, मोटाई की अगर बात किया जाए तो वो कम होता है, 2.5 माइक्रोमीटर का होता है। नहीं, आरबीसी का अगर कभी साइज पे क्वेश्चन आए और आपसे पूछा जाए कि किसका साइज सबसे बड़ा होता है, तो एम्फीबिया का, एम्फीबियन आरबीसी का साइज सबसे बड़ा होता है। तो एम्फीबिया में फ्रॉग भी जाएगा आंसर। नहीं, अब क्या हो गया कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, इवन मोस्टली ऑर्गेनेली भी यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। एब्सेंट होने के पीछे का मेन रीजन है कि आरबीसी के अंदर क्या भरना है इसको, हीमोग्लोबिन। अगर न्यूक्लियस रहता तो न्यूक्लियस के जगह पे हीमोग्लोबिन नहीं भर पाता। अब न्यूक्लियस नहीं है तो पूरे में क्या भर दिया है, हीमोग्लोबिन। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैरी करेगा। हीमोग्लोबिन जो होता है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट कहलाता है।
कैरिंग पिगमेंट। मायोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट जो हमारे मसल्स में होता है। हीमोग्लोबिन कैरी करेगा। हीमोग्लोबिन 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट का बना होता है, तो आगे हम उस पर बात करते हैं। आपको बता दूं, अगर कैमल और लामा को छोड़ दीजिए तो जितना भी आरबीसी है मैमल्स का सब डिन्यूक्लिएटेड होता है। मतलब यहाँ कुछ एक्सेप्शन है। ऑल आरबीसी आर, ऐसे लिखो, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी आर डिन्यूक्लिएटेड। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट नहीं, किसको छोड़ के? तो कैमल, कैमल ऊंट, इसके अलावा लामा। लामा का जो आरबीसी है, कैमल और लामा का जो आरबीसी है न्यूक्लियस प्रेजेंट। कैमल और लामा के आरबीसी में क्या हो जाता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नहीं, लामा मतलब लामा एक एनिमल का नाम है, जस्ट भेड़ की तरह दिखता है, गर्दन थोड़ा लंबा होता है, हाइट थोड़ा ज्यादा होता है। नहीं, तो लामा। आरबीसी में इवन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट है यार, जो इंडोस्केलेटन बनाने में हेल्प करता है। तो आप लिख सकते हो इन आरबीसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ही लिख दिया यार, इज एब्सेंट। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं है। तो अब आरबीसी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो यहाँ का इंडोस्केलेटन जो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन ये सब बनाता है, एब्सेंट। सो इंडो skeleton formed by structural protein। क्या बनाएगा? स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाएगा, फैट बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल्स, फैट के बाद कोलेस्ट्रॉल्स, ये सब क्या बनाएगा? इंडोस्केलेटन बनाने का काम करेगा। इंडोस्केलेटन करने का मतलब सेल को अंदर से ठेल के रखेगा, उसके मेम्ब्रेन को एक शेप मेंटेन करके रखेगा। नहीं, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सब जो प्रेजेंट होता है, तो ये सब किस में आएगा? फॉर्म करेगा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोमेटिन। फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज, क्या बोलेगा? एस्ट्रोमेटिन। आपसे पूछ सकता है आरबीसी के इंडोस्केलेटन का नाम क्या है, तो आंसर क्या जाएगा? एस्ट्रोमेटिन। ये एस्ट्रोमेटिन जो होता है ना, स्पंजी कलर, स्पंजी नेचर का होता है। स्पंज मतलब दब जाएगा, छोड़ दो तो फिर अपने जगह पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाता है? स्पंजी साइटोस्केलेटन। एस्ट्रोमेटिन को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमेटिन जो है इसको बोला जाता है स्पंजी साइटो स्केलेटन। स्पंज के तरह रहेगा, ये स्पंजी साइटोस्केलेटन बनाएगा। आरबीसी में और भी बात है। अच्छा, स्पंजी साइटोस्केलेटन होने से फायदा क्या है? हम लोगों का जो आरबीसी का साइज है 7.5 माइक्रोमीटर, अभी लिखा था 7.5। ये आरबीसी जब हमारे हार्ट में जाएगा, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको हार्ट, जब हमारे हार्ट सब में जाएगा ये आरबीसी, तो वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हमारे हार्ट में जब जाएगा
तो हॉट में जाने से वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करवा देगा। ये जो दिख रहा है हॉट, तो हॉट में बहुत पतला पतला हमारा कोरोनरी आर्टरी सब होता है, जिसका साइज 7 से भी कम है, इवन 5 माइक्रोमीटर का है। तो कोरोनरी आर्टरी में 5 माइक्रोमीटर जो है, तो वहाँ पे फिर आरबीसी कैसे आगे पास करेगा? स्पंजी नेचर होने के कारण वहाँ फंसता नहीं है। अगर आरबीसी में स्ट्रोमेटिन न हो, स्पंजी नेचर का न हो, तो वो हमारे कोरोनरी आर्टरी सब में जाके फंस जाएगा। मतलब ये जो स्केलेटन अगर मैं हटा दूं, तो ये जो हॉट दिख रहा है, हॉट में भी देखो छोटा छोटा क्या है, आर्टरी सब दिख रहा है, वेन सब दिख रहा है, छोटा छोटा आर्टरी वेन ये सब नहीं। तो ये सब में जाके क्या हो जाएगा, इसका साइज जो होता है ना बहुत ही छोटा होता है, तो उस जगह क्या होगा, जाके फंस जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सब तो मोटा वाला आर्टरी और वेन है, ये मोटा वाला आर्टरी और वेन है, तो मैं इसको क्लीन कर देता। अब जो ये हॉट दिख रहा है आपको, तो ये सब में क्या होगा, ये हॉट का अगर आप देखो तो ये सब जो दिख रहा है, तो ये सब में जाके क्या हो जाएगा, हमारा आरबीसी फंस जाएगा। अगर अगर आरबीसी में क्या नहीं हो, स्पंजी नेचर का ना हो, नहीं स्पंजी ना हो, तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, हमारा फंस जाएगा हार्ट में। हाँ, अगर हम मान लीजिए फंस गया, अगर ब्लॉकेज इसी में आ जाए, जैसे यहाँ पे ब्लॉकेज अगर करवा दो किसी कारण से, मान लो यहाँ पे आया और ब्लॉक कर गया, तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगा। तो जिस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं होगा उस एरिया में क्या हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जो हम लोग बोलते हैं। तो हार्ट अटैक यही होता है। एक्चुअल में क्या हुआ, आगे जब ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो यहाँ का सेल सब डेड करना स्टार्ट कर देता है। नहीं, हजारों सेल पर सेकेंड यहाँ पे मरता चला जाता है, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट करवा देगा। तो इसीलिए आरबीसी में क्या होना चाहिए, आरबीसी का एंडोस्केलेटन की जो बात करें वो कैसा नेचर का होना जरूरी है, स्पंजी नेचर का होना जरूरी है। अगर स्पंजी नेचर का नहीं है एंडोस्केलेटन, तो वो दिक्कत करवा देगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करवा देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी के रिगार्डिंग और भी हम लोग को बात करना है। तो मैंने बताया स्पंजी नेचर किसके कारण हो गया, स्ट्रोमेटिन के कारण। अब जो हम लोग आरबीसी की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया आरबीसी बाइकॉन्केव शेप का है हमारा। हम लोग का जो आरबीसी है तो बाइकॉन्केव शेप है, इस तरह से दोनों साइड ये धसा पड़ा रहेगा, इस तरह का रहेगा बाइकॉन्केव शेप। आरबीसी का ये क्या है, मेम्ब्रेन है, ये आरबीसी का मेम्ब्रेन है। आपको बता दूं आरबीसी का मेम्ब्रेन भी स्पेशल टाइप का होता है। आरबीसी के मेम्ब्रेन को डोनांस मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या बोला जाएगा, आरबीसी के मेम्ब्रेन को डोनांस मेम्ब्रेन, स्पेशल नाम देता है इसका। नॉर्मल सेल रहता तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सब बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, डोनांस मेम्ब्रेन। नहीं, तो आरबीसी का मेम्ब्रेन कैसा कहलाएगा, डबल एन ए एन एस, डोनांस मेम्ब्रेन। नहीं, तो डोनांस मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है आरबीसी का मेम्ब्रेन। क्यों बोले इसको डोनांस मेम्ब्रेन, पक्का कोई रीजन रहा होगा, ऐसे ही तो बोले नहीं, हवा में तो बोले नहीं। तो डोनांस मेम्ब्रेन जो होता है ना, इसलिए बोला जाता है ये हाईली परमेबल होता है कुछ आयन के लिए। जैसे निगेटिव चार्ज वाला आयन के लिए परमेबल होता है, दैट मीन्स कि बाहर से जाने दे देगा क्लोराइड आयन को, बाहर से जाने दे देगा बाइकार्बोनेट आयन को, HCO3, HCO3 माइनस, ये सबको आने जाने देगा नेगेटिव आयन। लेकिन अगर सोडियम आयन अंदर घुसने की कोशिश करे, रोक देगा। नहीं, अगर पोटासियम आयन अंदर घुसने की कोशिश करे तो भी रोक देगा, घुसने नहीं देगा। तो कह सकते हैं कि निगेटिव चार्ज डोनांस मेम्ब्रेन जहां भी लिखा रहे तो याद रखना है परमेबल होता है किसके लिए, निगेटिव चार्ज के लिए। जैसे क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के लिए क्या है, ये सब के लिए परमेबल है, और ये दोनों जो आपको दिख रहा है इसके लिए क्या हो जाता है, ये इम्परमेबल है, या कंडीशन अप्लाई है सीधा बोलिए तो। नहीं,
तो स्ट्रोमेटिन स्पंजी नेचर का है, स्पंजी नेचर के कारण आसानी से एक जगह से दूसरे जगह चला जा रहा है। आरबीसी के मेम्ब्रेन को स्पेशली क्या बताया, डोनाल्स मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी भी एब्सेंट होता है। इन आरबीसी माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी आर अपसेट। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है और गोल्जी बॉडी भी नहीं है, नहीं। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आपको पता है कि सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन कौन करवाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने के कारण क्या हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंट। एरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंट मतलब क्या, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो एरोबिक नहीं होगा तो फिर एटीपी कैसे बनेगा, तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आरबीसी के अंदर कैसा रेस्पिरेशन चलेगा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा, अकर्स। क्यों एनारोबिक रेस्पिरेशन होने करने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि इसके पास क्या मौजूद नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं। अब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो उसके रिगार्डिंग जितना भी एंजाइम है, जितना भी प्रोटीन है, वो सब आरबीसी के अंदर मौजूद होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप लोग पढ़ा हुआ, आप लोग का ग्लाइकोलाइसिस, जो कोई कॉमन पाथ होता है एरोबिक का और एनारोबिक का। इसका मतलब आरबीसी के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होगा अंदर में, और अगर ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो एटीपी का तो प्रोडक्शन होगा, लेकिन कम होगा। आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस की अगर सिर्फ बात करें, ईटीएस की बात ना करें, तो केवल 2 ही एटीपी का प्रोडक्शन होगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ही एटीपी बनता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंजाइम आरबीसी में जो बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आर प्रेजेंट, आर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस प्रेजेंट होता है। इवन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आपका पढ़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है क्रेव साइकिल, इसका मतलब आरबीसी में क्रेव साइकिल भी एब्सेंट। ये भी क्या हो जाएगा, तो क्रेव साइकिल भी इसमें क्या होगा, एब्सेंट है। आरबीसी के अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम भी मौजूद होता है, आरबीसी के अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम मौजूद है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आरबीसी में जो हम लोग बात करें यहाँ पे एंजाइम जो मौजूद होगा, क्या नाम है एंजाइम का, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में मैंने पहले भी बता रखा है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही होता है, सबसे फास्ट एंजाइम है। अगर पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें फास्टेस्ट एंजाइम तो वो क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की बात करता है। बच्चों आरबीसी का जो सरफेस है उस पे एंटीजन सब प्रेजेंट होता है, एंटीजन। तो ये बात जेनेटिक्स में पढ़ाया हुआ है, इसे फिर से बताता हूँ। आरबीसी का सरफेस क्या कंटेन करेगा, एंटीजन। सरफेस ऑफ आरबीसी कंटेन आरबीसी के सरफेस पे क्या मौजूद होगा, एंटीजन, जिसको सरफेस एंटीजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इवन आरएच एंटीजन भी मौजूद होगा, आरएच एंटीजन सब भी यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी के सरफेस पे मौजूद होता है।
तो एंटीजन प्रेजेंट है। अगर नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी का कलर क्या है, तो हम लोग क्या बोल के निकल लेते हैं, रेड। रेड रेड इसलिए बोले कि वहां पे जो एक सिंगल आरबीसी की बात नहीं कर रहे, कलेक्शन है ढेर सारा आरबीसी का। अगर बात हो सिंगल आरबीसी का कलर कैसा है, आंसर जाएगा पेल येलो। तो सिंगल आरबीसी इज पेल येलो कलर। सिंगल आरबीसी इज पेल येलो कलर। सिंगल आरबीसी का अगर कलर पूछेगा तो क्या बोलेंगे। लेकिन ग्रुप ऑफ आरबीसी की बात करें तो कैसा कलर, तो रेड कलर। अगर यही आरबीसी का ग्रुपिंग कर दो, ग्रुप ऑफ आरबीसी की बात करें अगर, रेड कलर। सिंगल आरबीसी पेल येलो कलर और ग्रुप ऑफ आरबीसी रेड कलर की बात करें। अब है कि एक एडल्ट ह्यूमन में आरबीसी कितना है, तो अमाउंट क्या है उसका। तो एक हेल्दी एडल्ट मेल की बात करें तो एवरेज जो आरबीसी काउंटिंग होता है 5 मिलियन के आसपास। एडल्ट ह्यूमन आरबीसी की जो बात करेंगे, एडल्ट ह्यूमन में जो आरबीसी की बात करेंगे, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो है, तो ये कितना आरबीसी होता है, 5 मिलियन से लेके टू 5.5। 5 मिलियन से 5.5 mm³ मिली मीटर क्यूब आरबीसी प्रेजेंट। अब क्वेश्चन ये भी उठ के आता है, सर क्या है mm³, किसको बोले मिलीमीटर क्यूब, क्यों बोले मिलीमीटर क्यूब, स्क्वायर कह नहीं बोले। तो ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, और जहां आए हम लोग वॉल्यूम की ओर, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। एक्चुअल में आरबीसी का जो काउंटिंग होता है ना, आरबीसी इज काउंट या काउंटिंग ऑफ आरबीसी इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग ऑफ RBC is done with the help of hemocytometer। किसके हेल्प से होता है, हीमोसाइटोमीटर के हेल्प से हम लोग आरबीसी को काउंट करवाते हैं। अब क्वेश्चन फिर उठ के आता है, सर क्या हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर जस्ट लाइक स्लाइड जो आप लोग देखे हो, बस अंतर क्या है, हीमोसाइटोमीटर में इस तरह का स्लाइड होता है, थोड़ा स्पेशल टाइप का है, और इसके सेंटर में ढेर सारा इस तरह का कटिंग रहेगा। नहीं यार, सब बराबर भाग में बटा रहेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 mm का ये साइज होता है, ये जो एक खाना है स्क्वायर फॉर्म में, तो 1 mm होता है, 1 mm। यहाँ भी आ जाएगा 1 mm, तो 1 × 1, तो रियल में यहाँ पे क्या है 1 mm, तो क्या लिख सकते हैं 1 mm² भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें गड्ढा भी है, ये जो लाइन दिख रहा है ये सब क्या है, गड्ढा, 1 mm का गड्ढा भी है, तो इसीलिए वहां पे क्या लिखा जाता है, क्यू। तब स्क्वायर लिख के ना लिख के क्या लिख देंगे हम लोग, क्यों लिख देंगे, क्योंकि वहां पे और क्या मौजूद है, गड्ढा भी मौजूद है। तो वॉल्यूम को नापता है, नाम है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर की बात कर रहे हैं। ये जितना भी आरबीसी है कहाँ बना होगा, फॉर्म इन बोन मेरो। किससे बना होगा, कहाँ बना होगा, तो बोन मेरो में। बोन मेरो में भी कहाँ से, तो रेड बोन मेरो। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, तो आप ये भी लिख सकते हो रेड कलर का, सॉरी नीचे लिखना होगा रेड बोन मेरो। यहाँ क्लियर है, यहाँ तक जरा सा पानी पीने दीजिए।
बहुत ही शॉर्टकट में निकाल देता आपका। आरबीसी 4 लाइन। लेकिन क्या है, जब क्वेश्चन पूछने लगेगा तो घुसने लगेगा अंदर। खाली टर्म लिख दे हीमोसाइटोमीटर, उतने में आधा बच्चा घुलट जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है हीमोसाइटोमीटर क्या है। ये जो मैंने स्लाइड बनाया, इसी स्लाइड का नाम क्या था? हीमोसाइटोमीटर कहते हैं इसको, हीमोसाइटोमीटर। नहीं तो हीमोसाइटोमीटर कहलाएगा। तो हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी कहाँ बनेगा? बोन मैरो में। बताया था हीमोपोइटिक ऑर्गन में जो अब हम लोग का बनता है वो कहाँ बनेगा? बोन मैरो की बात करेंगे, नहीं एडल्ट में बोन मैरो में। लेकिन हम लोग जब माँ के पेट के अंदर थे तो कहाँ बन सकता था? लीवर, किडनी, स्प्लीन, स्प्लीन। लेकिन स्प्लीन के बारे में यहाँ पे क्या आएगा? अब एडल्ट जो हो गए तो स्प्लीन में नहीं बनेगा, अब स्प्लीन मारेगा, स्प्लीन मारेगा। हमारा जो आरबीसी है, आरबीसी का एवरेज लाइफ टाइम जो होता है 120 दिन। अगले पेज में ले रहे हैं। आरबीसी का एवरेज लाइफ कितना होगा? 120 दिन। तो फिर आरबीसी को कौन मारेगा? तो 120 दिन के बाद ये आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आरबीसी 120 दिन के बाद इसको मार दिया जाएगा, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। नहीं, किसके द्वारा डिस्ट्रॉय करेगा? डिस्ट्रॉयड बाय, हमारे बॉडी में है स्प्लीन। अभी दिखा देता हूं। स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड कहने का मतलब कब्रगाह। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? कब्र, कब्र बोलते हैं ना, कब्र है। तो आरबीसी का कब्र, कब्र, तो वही कब्रगाह जहाँ पे ढेर लोग को दफनाता है, कब्रिस्तान। कब्रगाह बोले तो कब्रिस्तान ज्यादा अच्छा है। एक क्वेश्चन ये बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी अगर कभी पूछे तो आंसर क्या चला जाएगा? स्प्लीन। अब स्प्लीन दिखता कैसे है? कभी तो देखे नहीं हो, आइए दिखाते हैं। कब्रगाह देखे हो कभी? कब्रिस्तान गए हो कभी? तो चलो आओ आरबीसी का कब्रिस्तान दिखा देते हैं। आरबीसी को अगर देखना है कब्रगाह इसका कहाँ पे है, चलिए दिखाते हैं। सामने में जो बॉडी दिख रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये यही पार्ट क्या है? स्प्लीन। नहीं, मेल फीमेल दोनों में। पीछे से देखिए, ये स्प्लीन यही है। ये पूरा लिम्फेटिक सर्कुलेशन है। ये जो ग्रीन कलर का सर्कुलेशन दिख रहा है, ये लिम्फ नोड का सर्कुलेशन है। तो ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन होते हुए स्प्लीन में जब आएगा, ये लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन एक जगह लिखा था कि लिम्फॉइड ऑर्गन भी हीमोपोइसिस करता है, तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन, ये भी लिम्फॉइड ऑर्गन है। थाइमस है, ये थाइमस है। ये वाला क्या है? स्प्लीन है। तो स्प्लीन, तो स्प्लीन की जो बात करें तो इस स्प्लीन को हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्रेवयार्ड है। किसका ग्रेवयार्ड है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ज्यादा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे जो है यही वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं? स्प्लीन। और इसी स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी यहीं पे आके खत्म हो जाएगा, मारा जाएगा। अब आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या मौजूद है? हीमोग्लोबिन सब मौजूद है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल बात अगले क्लास में करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलिए।
नहीं है।